साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सरसों की वैज्ञानिक खेती के इस कार्यक्रम के तीसरे सीजन में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के सहयोग से तैयार की गई इस श्रृंखला में हम जानेंगे बीजों के चयन से लेकर उनके भंडारण तक की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई विकसित वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में तिलहनी फसलों का अपना विशेष स्थान है। सरसों एक ऐसी तिलहनी फसल है जो कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा लाभ देती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये सिद्ध हो चुका है कि अगर उन्नतशील कृषि क्रियाओं को अपनाया जाए तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर द्वारा उन्नत कृषि क्रियाओं, किस्मों तथा अन्य शोधों को किसानों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरसों तिलहन वाली नकदी फसल है, लेकिन किसानों की पैदावार और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच में एक बड़ी खाई रहती है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस खाई को पाटना है, जिससे किसान अधिकतम लाभ ले सकें। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय से जानते हैं क्या है देश में सरसों की स्थिति और क्या है उसकी आवश्यकता। किसान भाइयों नमस्कार। डीडी यूपी और डीडी किसान पर हमारा ये तीसरा सीज़न चल रहा है, जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ और ख़ास करके राई सरसों की खेती के बारे में हम लोग इस श्रृंखला में हमेशा बताते रहते हैं आपको कि किस तरह से आप राई सरसों की उन्नतशील खेती करें वैज्ञानिक तरीके से, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। साथ ही हम कुछ ऐसी तकनीकी भी बताते रहते हैं जिससे आप लागत को भी कम कर सकें। तो इस क्रम में किसान भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले सालों में हमारे देश में जो राई सरसों का उत्पादन है, ख़ास करके इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। और अभी जो पीछे साल का अनुमान है उसके हिसाब से करीब करीब जो है ना 80 लाख मतलब 8 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में सरसों बोई गई। और एक अनुमान जो लगाया गया है उसमें ये बताया गया कि करीब करीब 114 लाख टन राई सरसों का उत्पादन होगा। और इस दौरान क्या हुआ कि उत्पादकता भी किसान भाइयों, आप लोगों की लगन, आपकी मेहनत और आपका जो वैज्ञानिक विधि से अपनाते हुए जो खेती करना है, इससे उत्पादकता, जो औसत उत्पादकता है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं जैसे नेशनल पर्सपेक्टिव्स की बात की, राष्ट्रीय स्तर पर राई सरसों की खेती का क्या स्थिति है और जो हमारे खाद्य तेल की आवश्यकता की स्थिति है वो क्या है। तो किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि हम अभी भी जो है तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं और हमारा करीब करीब जो हमारी आवश्यकता है उसका 55% भाग जो है ना हम आयात से पूरा करते हैं। और इस दिशा में आप लोगों का प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। पिछले कई सालों में हम देखें तो पिछले 8-10 सालों में लगातार इसके क्षेत्रफल, इसके उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन इसको हमको और आगे लेके जाना है। जैसे अभी किसान भाइयों, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब जो औसत उत्पादन है वो 1520 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। और हम सरसों अनुसंधान निदेशालय का पूरा प्रयास है कि हम इसको अगले 3-4 सालों में 4 सालों में हम इसको कम से कम जो है ना वो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी तकनीकी है, जो हमारी स्थान विशेष के लिए जो उपयुक्त प्रजाति है या जो परिस्थिति है, जैसा हमने बताया जल्दी बुआई करनी है, देर से बुआई करनी है, समय से बुआई करनी है, उसमें प्रजातियों का चयन करें आप और वैज्ञानिक विधि से खेती करें। जो फसल उत्पादन की विभिन्न तकनीकी हैं, खास करके उर्वरक प्रबंधन के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी देते रहे हैं हमेशा। और उसमें हमने पहले भी बताया, हमारे निदेशालय से इस कार्यक्रमों के माध्यम से बताया गया कि हम डीएपी की जगह इसमें सिंगल सुपर फास्फेट की संस्तुति करते हैं। उससे काफ़ी लाभ मिलता है, उत्पादन भी बढ़ता है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है।
और सरसों अनुसंधान निदेशालय किसानों के लिए ये कार्यक्रम तो है ही, इसके अलावा आपके लिए हम रेडियो से भी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस के माध्यम से। और इसके अलावा विभिन्न देश के विभिन्न भागों में हम लोग जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है, वो हमारा जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है, उसके माध्यम से हम अग्रिम पंक्ति का प्रदर्शन लगाते हैं, विभिन्न राज्यों में लगाते हैं। और जैसे अभी हमारा जो कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे हमारे जो आदिवासी किसान भाई हैं जो झारखंड में, उनमें जैसे हमने वहाँ पे 8 ज़िले ले रखे हैं और वहाँ पे हम बड़े पैमाने पर राई सरसों की खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से वैज्ञानिक खेती करें और किस तरह से अपना उत्पादन बढ़ाएं। इसके अलावा हमारा एक विश्व बैंक पोषित परियोजना आसाम में चल रही है 15 ज़िलों में, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो धान की फसल के बाद किस तरह से हम उस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं राई सरसों की खेती में। और मुझे काफ़ी खुशी है और हमारी पूरी टीम वहाँ पे काम कर रही है और हम समझते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर जब तक ये परियोजना ख़त्म होगी तो जो आसाम सरकार की एक योजना है और जो हम लोगों का प्रयास है, उसमें तकरीबन जो है ना 6.5 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया होगा आसाम में। और आसाम सरकार भी चाहती है कि इसको आसाम को जो है ना वो तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कम से कम बनाया जाए। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। किसी ज़माने में किसान भाइयों, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो बताएं कि 1985-86 के आसपास जो है ना उत्तर प्रदेश प्रथम रहता था एरिया में भी और इसके उत्पादन में राई सरसों का। लेकिन जो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी इसका उत्पादन और उसका एरिया गिरा। लेकिन अब जो किसान भाई राई सरसों की खेती कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो है ना इसके तरफ उन्मुख हो रहे हैं और उनको जो लागत का और जो आय का अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है। रबी की अन्य फसलों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो राई सरसों को आपको ज़्यादा मूल्य मिलता है इसमें, इसकी खेती ज़्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल है, बशर्ते इसकी खेती आप कमर्शियल व्यापारिक स्तर पर करें। पहले खेती जैसे होती थी उत्तर प्रदेश के और भी राज्यों के कई भागों में, वो घर की आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत सरसों लगा लिया, थोड़ा गेहूं में डाल दिया या जौ में डाल दिया, चने के साथ डाल दिया, वो परिस्थिति बदली है। तो ये सब आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों ने इसको जो है ना कमर्शियल लेवल पे लिया और इसको और आगे लेके जाना है। और जैसा मैंने कहा है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय, भारत सरकार, ICR सबका ये ध्येय है कि अगले 3-4 सालों के अंदर जो है ना इसका उत्पादन, जो उत्पादकता का लेवल है वो कम से कम 20 कुंटल के आसपास ले जाएं, ताकि अगर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो तो कम से कम आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक कदम हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक राशि जो है ना हम प्रतिवर्ष भारत सरकार खर्च करती है तिलहन तेल, खाद्य तेलों के आयात पे। किस्मों का चयन क्षेत्र की जलवायु और उत्पादन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसीलिए किस्मों का चयन बेहद आवश्यक है। आइए सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वीर सिंह से जानते हैं इसके बारे में। किसी भी फसल की अधिकतम पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि ऐसी किस्म का चयन किया जाए जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो और अधिकतम पैदावार दे सके। मात्र किस्म के चयन से ही हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सरसों की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, इसको लेकर किसान कई बार पेशोपेश में रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो किस्म है सभी परिस्थितियों में एक जैसा उत्पादन नहीं देती है। अगर किसान भाइयों को किस्मों का चुनाव करना है तो वहाँ की जलवायु, भूमि की परिस्थिति, पानी की उपलब्धता और भूमि का प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें उनको देखने लगती हैं। हालांकि अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना जो सारे देश में प्रचलित है, उसने 200 से ज़्यादा किस्मों का विकास किया है, लेकिन उसमें से जो क्रांति किस्म है उसको राष्ट्रीय मानक किस्म के रूप में हमने मान रखा है और उसी से जो बढ़िया किस्म हैं वो हम किसान भाइयों के लिए अनुमोदित करते हैं।
अगर किसान भाइयों को समय से बुवाई करनी है और पानी की उपलब्धता उनके यहाँ ठीक है तो उसके लिए गिरिराज किस्म है, जो कि पूरे देश में प्रचलित किस्म है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो करीब 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 135 से 140 दिन है और तेल की मात्रा भी इसमें 40 से 42% तक होती है। दूसरी किस्म जो किसान भाई कर सकते हैं इसे RS 749 है, ये भी एक अच्छी किस्म है। आपके RGN 73 है, ये भी एक अच्छी किस्म है। अगर किसान भाइयों को संकर किस्मों का प्रयोग करना है तो उसमें NRCHV 506 जो कि हमारे सरसों अनुसंधान निदेशालय से 2008 में अनुमोदित की गई थी, उसका कर सकते हैं। तो ये जो किस्में हैं ये आपके जो समय से बुवाई और पानी की उपलब्धता है वहाँ पे हम इनको काम में ला सकते हैं। अगर आपके पास में पानी नहीं है, बारानी या असिंचित खेती है, तो वहाँ के लिए जो बढ़िया किस्म है RS 725 जो हिसार से की गई है, यहाँ DRMR 116540 है, हमारी सरसों अनुसंधान निदेशालय से निकली हुई किस्म है। RH 406 है, RB 50 है। तो ये कुछ 4 किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं जहाँ की पानी की उपलब्धता कम है या बिल्कुल नहीं है। कई किसान भाई ये करते हैं कि उनकी खेती पछड़ जाती है, जैसे वो ग्वार ले लेते हैं या बाजरा ले लेते हैं और उनका जो समय से बुवाई नहीं हो पाती, वो 15 नवंबर तक बुवाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ से एक 2008 में एक अच्छी किस्म आई थी NRCHV 101, उसको किसान भाई ले सकते हैं। अभी कुछ वर्तमान में नई किस्म आई हैं जो कि जैसे राधिका है, आपके ब्रजराज है, ये भी अच्छी किस्म है। इनको किसान भाई काम में ले सकते हैं। कई किसान भाइयों की होती है कि भाई हमारे पास में भूमि लवणीय है, अच्छारीय है, तो इस पर हमारा जो करनाल का संस्थान है वो काम कर रहा है और जो बढ़िया किस्में हैं जो CS 58 और CS 60, ये 2 किस्में बड़ी अच्छी किस्में हैं। किसान भाई इनका भी अपने काम में ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कई बार किसान भाई ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में उच्च गुणवत्ता वाली किस्में होनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का मतलब है जिसमें इरूसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम हो और ग्लूकोसिलेट है उसकी 30 माइक्रोमोल से कम मात्रा हो। तो उसके लिए हमारे जो पूसा संस्थान है उसने बड़ी अच्छी किस्म की हैं, जैसे PM 30 है, ये सिंगल जीरो किस्म है। PM 32 है, ये भी सिंगल जीरो किस्म है। एक PM 31 और PM 33 ये आपके डबल जीरो किस्म है। मतलब इसमें इरूसिक अम्ल की मात्रा भी कम होती है, ग्लूकोसिलेट की मात्रा भी कम होती है। तो किसान भाई इन किस्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार किसान भाई ये कहते हैं कि भाई हमें तो जल्दी बुवाई करती है, जैसे हमारे UP का क्षेत्र है जहाँ पे कि बरसात भी ठीक है और वो 2 फसलीय प्रणाली से पहले ही उसको लेना चाहते हैं, तो उसमें जैसे PM 25 है, तो PM 25 एक अच्छी किस्म है, PM 27 है या PM 28 है। तो इन किस्मों का किसान भाई उपयोग में ला सकते हैं। हम यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय में पूरे देश का कोऑर्डिनेशन करते हैं और यहाँ से अब तक 11 किस्मों का विकास किया है, जिसमें कि राई सरसों की दोनों ही कुलों की किस्में हैं। अगर किसान भाइयों को पीली सरसों की खेती करनी है तो उसके लिए आपके NRCYS 5-02 एक अच्छी उन्नत किस्म है जो यहीं से अनुमोदित है। एक YSH 401 जो कि हिसार से है, इस किस्म का भी किसान भाई काम में ले सकते हैं। इसी क्रम में एक किस्म कानपुर ने निकाली है, पीताम्बरी, तो ये भी एक अच्छी प्रचलित किस्म है। कई किसान भाई ये कहते हैं भाई हमें तोरिया लेनी है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, तो वहाँ पे आपके जैसे आपके कई किस्में हैं, PT है, 303 है, आपके और भी किस्में निकली हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। कई गोभी सरसों की बात करते हैं, जैसे कि आपकी पंजाब का क्षेत्र है, आपके हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसान में जो GSC 6 है एक बढ़िया किस्म है, इसका भी किसान भाई उपयोग में ले सकते हैं। तो ये किस्मों का जो पूरा वो है, ये कहने का मतलब ये किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता है। किसान की जैसी परिस्थिति है, अगर उसके पास में पानी की उपलब्धता है तो वो उच्च जो उत्पादन क्षमता देने वाली किस्म है उनका प्रयोग करें। अगर किसान भाइयों के पास में पानी कम है तो जो मैंने किस्म बताई हैं उनका प्रयोग करें। अगर उनको जल्दी बुवाई करनी है तो जल्दी बुवाई वाली किस्में करें। अगर किसी कारण से खेती पछड़ गई है तो वही किस्में करें जिनका कि ड्यूरेशन कम है और जो कि तापमान को पकने के समय सहन कर सकें, ऐसी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा
और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। अच्छी फसल के लिए खेत की समय से पूर्व तैयारी, सही समय पर बुवाई और मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग बेहद आवश्यक है। आइए इस विषय पर जानते हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामलाल चौधरी से। किसान भाइयों, अब जैसे सरसों की बुआई का समय है तो खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे तो सरसों की जो खेती है मुख्य रूप से एक फसलीय पद्धति के अनुसार की जाती है, मतलब कि खरीफ के सीज़न में कोई फसल नहीं ली जाती है और रबी के मौसम में सरसों की फसल ली जाती है। तो ऐसी दशाओं में हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि नमी को कैसे संरक्षित किया जाए। इसलिए खेत की तैयारी हम कहेंगे, जो सरसों की कटाई हो जाती है मान लो अप्रैल मई मार्च या अप्रैल में, तो उसके बाद जैसे ही मई का महीना आता है तो अगर उसमें प्री मानसून की अगर बारिश हो जाती है तो उसमें खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए और उसको फिर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब जब बारिश होती है तब आप खेत की जुताई करेंगे, जुताई करके उसमें पाटा लगा देंगे। इससे एक तो आपकी नमी संरक्षित होगी, दूसरी जो खरपतवार पनपेंगे वो खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जब बुआई का समय आएगा, जैसे सितंबर अक्टूबर में आप बुआई प्रारंभ करते हैं, तो उस समय आप जैसे मानसून की बारिश ख़त्म हो रही है तो गहरी जुताई करके खेत में पाटा लगाकर छोड़ देना चाहिए ताकि नमी संरक्षित लिए। फिर बुआई के समय आप खेत में 2 बार कल्टीवेटर लगा सकते हैं, 2 बार कल्टीवेटर लगा के उसमें 2 बार पाटा डाल के बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर दोनों सीजन में अगर फसलें ली जाती है, जैसे खरीफ में भी फसलें ली जाती है और फिर रबी में आप सरसों उगाते हैं, तो ऐसी दशा में क्या है ना, सरसों की बुआई के लिए मान लो कम समय मिलता है, या हम ये कहें कि उस समय मृदा में नमी की भी कमी रहती है, तो इस दशा में पलेवा कर देना चाहिए। सरसों की जब ये आपकी खरीफ की मौसम की फसल कट जाए तो कटाई के बाद में आप पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद में उसको आप जुताई कर दें। जुताई करने के लिए आप पहले 2 हैरो लगाएं। 2 हैरो से जुताई करके फिर आप 2 कल्टीवेटर लगाएं। 2 कल्टीवेटर लगाने के बाद में उस पर पाटा लगा दें और खेत की नमी को संरक्षित कर ले। इस प्रकार आप खेत को तैयार करेंगे तो आपको इस सरसों की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसी भी फसल को वैसे 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें देखा जाए तो हम सरसों की बात करें तो सरसों को प्रति हेक्टेयर जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो 80 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, और जिसको हम 180 किलो यूरिया के द्वारा दी जा सकती है। इस 180 किलो यूरिया की मात्रा को आप 40 किलो बुआई के समय जब बुआई करें तब देवे, और जो बाकी बची 40 किलो मात्रा नाइट्रोजन की वो पहली सिंचाई के उपरांत दे देवे। इसके अलावा जो फास्फोरस है जैसे आपका, तो फास्फोरस को आप 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट से प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। और इसके अलावा पोटास है, पोटास का जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हैं। जो संतुलित मात्रा है फास्फोरस की वो है आपकी 40 किलो, और 40 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटास की भी 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र, जो सल्फ़र को आप जिसको गंधक भी हम बोलते हैं, तो गंधक की मात्रा प्रति हेक्टेयर 40 किलो की होती है, लेकिन इसका आप जो बेंटोनाइट सल्फर मार्केट में आता है उसकी 45 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाए तो इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा जिन मृदाओं में जिंक की कमी है, बोरोन की कमी है, उन मृदाओं में जिंक सल्फेट होता है वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और इसके अलावा जिन मृदाओं में बोरोन की कमी है वो बोरोन 1 किलो प्रति हेक्टेयर, या जो खाद आता है इसका बोरेक्स, उसको 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में बुआई के समय मिला दें।
की उत्पादन लागत को कम करना एक चुनौती है। वैज्ञानिक इसके लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में एक पद्धति प्रचलन में है जिसे कहा जाता है बिना जुताई के बुआई की पद्धति। आइए सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप जाट से जानते हैं इसके बारे में। किसान भाइयों, आज हम आपको सरसों की बुआई की नई पद्धति के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पारंपरिक बुआई का तरीका है उसमें हम 5-6 बार कल्टीवेटर लगाते हैं, फिर पाटा लगाते हैं और उसके बाद बुआई करते हैं। लेकिन एक नई ऐसी पद्धति है जिसमें आप बिना जुताई के भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। आप ये खेत देख सकते हैं, इसमें बिना जुताई के हमने बुआई से पहले कोई जुताई नहीं करी है। ये मक्का खड़ी थी, मक्का को काट लिया, उसके बाद में सीधा सरसों की बुआई किया। इसके लिए एक मशीन आती है जिसको जीरो टिल बोलते हैं और उस मशीन के द्वारा आप सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं। आपको बीज दर उतनी रखनी है, लेकिन जो भी खाद वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह देना है वो आप बुआई की मशीन में डाल के और एक ही साथ में बुआई कर सकते हैं बीज के साथ। तो आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो बार बार जुताई करने से मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ उड़ जाता है उसकी बचत होगी। आपका वो कार्बनिक पदार्थ उड़ेगा नहीं और आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें पानी, जो ज़मीन का पानी है, मिट्टी में पानी होता है वो कम उड़ता है। उसका कारण ये है कि आप जो ये मक्का के ये डंठल और पत्ते देख रहे हैं, ये आपकी खेत की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर परत का काम करते हैं। ये पानी को उड़ने नहीं देंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी मिट्टी में जो भी जीवाणु है उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं। और धीरे धीरे, जैसे हमने हमारे प्रयोगों में पाया है कि केंचुआ, जो किसान का मित्र भी कहते हैं जिसको, धीरे धीरे उसकी जनसंख्या बढ़ती है और हमारे जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ है उनको सड़ा गला के वो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह से इस प्रकार के और भी बहुत सारे जीवाणु हैं जो पोषक तत्वों को, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको कन्वर्ट करके पोषक तत्व के रूप में पौधे को पोषण करते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कम जुताई होगी तो आपको लागत कम आएगी, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आपकी जो लाभ है वो ज़्यादा होगा। फिर आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अधिक डीजल का प्रयोग होगा तो अधिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, उससे आपका वातावरण का नुकसान होता है वो नहीं हो पाएगा। और सबसे बढ़िया है कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि अभी जैसे इसी सीज़न में आप देख लीजिए, बरसात आपकी चली गई और हमारे पास कई बार होता है कि ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता या और सारी कोई चीज़, बीज नहीं मिल पाया, तो आपका खेत धीरे धीरे सूखने लगता है। अगर आपने जैसे खेत को जोता नहीं है तो आपकी नमी उसके अंदर संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। आप 2-3 दिन बाद भी सीधा खेत में बीज की बुआई कर सकते हैं इस जीरो टिल मशीन के द्वारा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपको समय, अगर आगे पीछे कहीं कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। जो हम पारंपरिक जुताई करते हैं उसमें 5-6 बार खेत को खोलते हैं, फिर उसका पाटा लगाते हैं, तो उससे नमी निकल जाती है और उससे फिर आपकी बुआई में दिक्कत होगी, आपका जर्मिनेशन कम होगा। तो ये नुकसान इस तरह की खेती में आपको नहीं होगा। और धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष, प्रति वर्ष आपकी ज़मीन की उत्पादक क्षमता बढ़ती जाएगी, उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ती जाएगी। तो आपको धीरे धीरे फिर कम फर्टिलाइज़र बाहर से जो हम डालते हैं उनकी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये कुल मिला के बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और अभी प्रचलन में है, जैसे हम हरियाणा, पंजाब में गेहूं और धान की बात करें तो उनमें बहुत सारा एरिया अभी इस तरह की पद्धति के द्वारा बुआई किया जाता है। ये सरसों में नया अनुसंधान है और सरसों वाले किसानों को ये विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और इसकी पैदावार में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि पैदावार बढ़ती है। अगर हम जीरो टिलेज से इस तरह से सोइंग करते हैं तो पैदावार बढ़ती है। ये हमारे अनुसंधान द्वारा प्राप्त हुआ है, इसके परिणाम हैं। तो इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो ये डंठल आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे डंठल नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप सड़ जाएंगे ज़मीन के अंदर और ये खाद का काम करेंगे। इसी तरह ये तो मक्का की फसल है, आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं, जैसे बाजरा की फसल आपने ली है या तिल की फसल ली है,
तो उसको भी इतनी ऊंचाई से 1.5 से 2 फीट ऊंचाई से आप काट दो और बाकी डंठल को ज़मीन में रहने दो। ना जड़ें उखाड़ो, ना डंठल को उखाड़ो, किसी को मत उखाड़ो, ऐसा कैसे रहने दो और उसके अंदर सीधी बुआई कर दो। तो बड़े ही फ़ायदेमंद चीज़ है। किसान भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस पद्धति को अपनाएं और अच्छा लाभ लें। किसान भाइयों, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पलेवा किया हुआ खेत है और अब आपको ध्यान रखने की बात है कि इसकी जुताई कब करें। जब उचित नमी अवस्था हो तब इसको कल्टीवेटर से जोत के पाटा लगा के और छोड़ दीजिए, और जब बिल्कुल ऐसे भुरभुरी अवस्था हो तो आपको बुआई करनी है। बुआई के लिए ध्यान रखें कि खेत में नमी की उचित मात्रा होनी चाहिए, ये तो पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपके वातावरण का तापमान कितना है, ये बहुत ही बड़ी फैक्टर है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि तापमान है वो 37, 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इतने टेम्परेचर पर आप बुआई ना करें, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर, तापमान पर आप बुआई करेंगे तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा और आपका नुकसान होगा, आपको दोबारा खेत बोना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें कि खेत में नमी भी हो और जो तापमान है वो 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए दिन का तापमान, और रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उसी समय उसी टाइम आप इसकी बुआई करें। अगर आपको किसी परिस्थितिवश ज़्यादा तापमान में बुआई करने की ज़रूरत पड़े तो आप ध्यान रखें कि आप शाम के समय बुआई करें, और फिर रात को जैसे ओस पड़ेगी तो उसमें नमी रहेगी खेत के अंदर, उस अवस्था में आप शाम को बुआई करें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर पर बुआई करनी है तो आप 20% ज़्यादा बीज दर रखें, क्योंकि बहुत सारा बीज है जो अंकुरित नहीं होगा, उगेगा नहीं, तो उससे आपकी फसल को जो पौधे हैं वो कम नहीं होंगे। तो 20% ज़्यादा आप बीज दर रख के चलें। अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो आपको जो बताया गया है उतना ही बीज डालें। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आपको खेत को तैयार करके बुआई के समय दिन का तापमान और खेत की नमी, इन दो विशेष बातों का ध्यान रखें। फर्टी कम सीड ड्रिल का प्रयोग करना है। फर्टी कम सीड ड्रिल का मतलब जिसमें आप फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो और सीड भी बीज भी डाल सकते हो, तो दोनों चीज़ साथ में डालना है। लाइन में बुआई करनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फर्टी कम सीड ड्रिल का प्रयोग करें और लाइन में बुआई करें। और जैसे हम ये देखते हैं कि बीज को कितना गहरा डालें। आपका बीज ज़मीन के अंदर मिट्टी से 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, यानी बीज के ऊपर 2 से 2.5 इंच मिट्टी होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। आज की कड़ी में हमने जाना किस्मों के चयन, बीजों की बुवाई और उर्वरक प्रबंध के बारे में। आगे आने वाली कड़ियों में लेंगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।